एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह और यह वीडियो संबंधित है पॉलिटी से। पॉलिटी का यह पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसके साथ ही नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यह सबको कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। क्या क्या? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यह किसमें है? तो अनुच्छेद 1 का 3 में है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है यह संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, भारत जो है यह राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीटें आरक्षित है? तो हो जाएगा 20। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें दिया गया है और लेवल भी थोड़ा बढ़ाया गया है पहले की तुलना में। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और एक लद्दाख। नेक्स्ट है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में है संघ के क्षेत्र का नाम। 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को। किसे? संसद को। वीडियो जो है रेगुलर देखने को मिलेगा। मैं बिहार थोड़ा चली गई थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फजल अली आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। 36वें संविधान संशोधन 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ रियासत जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही या फिर पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। वही जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरी सिंह, शासक कौन थे? हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के आधार पर और जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था। पहले के विशेष राज्यों के राज्य का दर्जा, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब कब दिया गया है? वो दिया गया है नागालैंड को 1963 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, मणिपुर को 1972 में, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को 1987 और मिजोरम को भी 1987 और गोवा को भी 1987 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। एक बार फिर से देखेंगे। नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय
त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को 1972 में मान्यता दिया गया। वहीं सिक्किम को 1975 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को 1987 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद। टोटल क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? तो यह 5 है। कौन कौन सा है, गौर करेंगे। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। एक बार फिर से गौर करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। कौन कौन सा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र शामिल है उसे हम लोग देखेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इसका मुख्यालय है। इसमें आता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, इसके अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम आता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं और इसके शासित प्रदेश वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। वही दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। यहाँ पे गौर करेंगे तो लक्षद्वीप जो है, अंडमान निकोबार जो है, या कोई भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है। और भी कई सारे राज्य जो है वो शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। रेलवे दरोगा का जो घटना चक्र है वो भी मैं करवाऊंगी। इसके लिए आप लोग को एजुकेशन ब्रांच आप लोग सर्च करेंगे, एजुकेशन ब्रांच पे ही मैं बिहार दरोगा का घटना चक्र करवा दूंगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे राज्यों की राजधानी और इसकी भाषा क्या है, जिलों की संख्या क्या है और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग इसमें शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान से, क्योंकि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान ही है। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर। एक बार राजधानी देख लेते हैं, उसके बाद भाषा देख लेते हैं, ठीक है, उससे आसानी से याद हो जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर, कर्नाटक का बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश का अमरावती, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, झारखंड का रांची, असम का दिसपुर, हिमाचल प्रदेश का शिमला या फिर धर्मशाला, उत्तराखंड का देहरादून या फिर गैरसैंण, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, सिक्किम का गंगटोक, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद। खास करके पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, भाषा याद कर लेते हैं। राजस्थान की भाषा है हिंदी, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है, महाराष्ट्र का मराठी है, उत्तर प्रदेश का हिंदी और उर्दू है, गुजरात का गुजराती, कर्नाटक का कन्नड़, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, उड़ीसा का उड़िया, छत्तीसगढ़ का हिंदी, छत्तीसगढ़ का भाषा क्या है तो हिंदी है, तमिलनाडु का तमिल है, बिहार का हिंदी है, पश्चिम बंगाल बांग्ला, अरुणाचल प्रदेश की भाषा अंग्रेजी है, झारखंड का भी हिंदी है, असम में असमिया बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत, गौर करेंगे उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत बोली जाती है, वही पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी, केरल में मलयालम, मेघालय में गारो, मणिपुर में मणिपुरी, मिजोरम में मिजो भाषा, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, नागालैंड की भाषा क्या है अंग्रेजी है, त्रिपुरा का बांग्ला है, सिक्किम का नेपाली है, गोवा की भाषा कोंकणी है, गोवा पे ध्यान देंगे, कोंकणी भाषा कहाँ का है तो गोवा का है, तेलंगाना का तेलुगु और उर्दू है। अब बात कर लेते हैं जिलों की संख्या। राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है, जिलों की संख्या राजस्थान में 50, मध्य प्रदेश में 55,
महाराष्ट्र में 36, उत्तर प्रदेश में 75। सर्वाधिक जिलों की संख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ही है, और कितना है, तो 75 है। गुजरात में जिलों की संख्या 33, कर्नाटक में 31, आंध्र प्रदेश में 26, ओडिशा में 30, छत्तीसगढ़ 28, तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है, बिहार में जिलों की संख्या 38 है, बिहार को तो ध्यान रखेंगे ही, 38 है। चलिए, पश्चिम बंगाल 23 जिला, अरुणाचल प्रदेश 22 जिला, झारखंड 24 जिला, असम 31, हिमाचल प्रदेश 12, हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 हैं, उत्तराखंड में 13 हैं, पंजाब में 23 हैं, हरियाणा में 22 हैं, केरल में 14 हैं। वही मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में 12 जिलों की संख्या है, मणिपुर में 16 हैं, मिजोरम में 11 हैं, नागालैंड में 11, त्रिपुरा 8, सिक्किम 6, गोवा 2 और तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। इसे ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, ज़्यादा ध्यान रखने की कोनो जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग राजस्थान का ध्यान रखेंगे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वही बिहार की बात करते हैं, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत की बात करते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के अनुसार तो राजस्थान का हो जाएगा 10.41%, और बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार का जो क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। चलिए, बाकी सब ना देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ। केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानी दिया गया है, तो अडवाणी निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली का दमन हो जाएगा, दिल्ली का नई दिल्ली, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुदुचेरी का पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर या फिर जम्मू, लद्दाख का लेह। अंडमान व निकोबार में जिलों की संख्या 3 है, चंडीगढ़ 1 है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव में जिलों की संख्या 3 है। दिल्ली में 11 जिले हैं, कितने हैं, 11 जिले हैं। दिल्ली का तो ध्यान रखेंगे ही आप लोग, 11 जिले दिल्ली में आते हैं। लक्षद्वीप में 1 जिले हैं, पुदुचेरी में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, लद्दाख में 2 हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 22 हैं, लद्दाख में कितने हैं, तो 2 हैं। क्षेत्रफल देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दिल्ली का आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता जो है भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। भारत का नागरिकता 5 तरह से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो जन्म के अनुसार, वंशाधिकार के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। किसके द्वारा, तो जन्म, वंशाधिकार, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि के अर्जन के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो यह है अमेरिका में। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, यह हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इसे हाल ही में लागू कर दिया गया है, और यह क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा गया भी है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, तो यह हो जाएगा परित्याग के द्वारा, पर्यावर्षण के द्वारा और वंचना के आधार पर। परित्याग, पर्यावर्षण तथा वंचना के आधार पर नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक अगर बाहर रहते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है प्रति 2 वर्ष पर। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 5 में है संविधान लागू होने के समय का नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, तो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता अधिकार जो बाहर रहते हैं, वो हो जाएगा अनुच्छेद 8 में।
अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता को नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे दिया भी गया है NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना। NRI का परिभाषा दिया गया है अप्रवासी भारतीय। NRI कहते किसे हैं? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। NRI क्या है? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। वही PIO क्या है? तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। नेक्स्ट आता है OCI। OCI क्या है? एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नेक्स्ट है NRI। नागरिकता की अर्हता क्या है? ये भारतीय नागरिक होते हैं। NRI जो हैं भारत के नागरिक होते हैं। PIO क्या है? तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। OCI संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। यहाँ पर दिया गया है प्राप्त होने के लाभ। NRI प्राप्त होने के लाभ क्या हैं? तो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है NRI को मिलेंगे। PIO को कोई विशेष लाभ नहीं है। OCI एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। नेक्स्ट है NRI को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, PIO को वीज़ा की ज़रूरत है और OCI को जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। अप्रवासी भारतीय NRI जो हैं मताधिकार दे सकते हैं, PIO मताधिकार नहीं दे सकते हैं और OCI भी मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर से खुद से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा किसने की है? LM सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। यहाँ पे दिया भी गया है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, दोनों को। ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? समानता के अधिकार का विस्तार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समस्त समानता का अधिकार से संबंधित है? विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14। विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। गौर करेंगे, अनुच्छेद 15 के द्वारा जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 और 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु किसके अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? यह हो जाएगा जस्टिस रोहिणी, जस्टिस रोहिणी। नेक्स्ट है संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। चलिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से मैं बताती हूँ। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल और केवल किसे प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल और केवल भारतीय को ही प्राप्त है। बाकी जो भी मूल अधिकार हैं वो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के द्वारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में है। 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता विधियों के समान संरक्षण। विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार 21 का ए में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध हो जाएगा उपाधियों के अंत से। उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का ए में। अनुच्छेद 19 का ए। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता जो है समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। कौन कौन सा है? तो 19 का 1 या फिर ए में क्या है? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 का ए। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का बी। सी याद रखिएगा, सिंपल सा बी, सी, डी या फिर 1, 2, 3 इस तरह से। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का सी में है। भारत के राज्य क्षेत्र में आवंट संचालन का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का डी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 का ई में है। नेक्स्ट है एफ तो समाप्त कर दिया गया है। जी में है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 1 का जी में है। ध्यान रखेंगे। देखिए सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 2 में क्या है? तो सम्मेलन करने का। 3 में क्या है? तो संघ बनाने का। 4 में क्या है? तो चारों ओर घूमने की आज़ादी है। 5 में क्या है?
तो कहीं भी बसने की आज़ादी है। छठा में संपत्ति था, उसे समाप्त कर दिया गया। सातवां में क्या है, तो व्यवसाय करने की आज़ादी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। याद रखेंगे, हिंदू शब्द में आते हैं बौद्ध, जैन और सिख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो हो जाएंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो यह होता है न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 का 1। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा है, अनुच्छेद 32 को। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ, यह हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो हो जाएगा वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन यह क्या है, तो यह एक विधिक अधिकार है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसे EWS कहते हैं। EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, तो हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6, 15 का 6 और 16 का 6 इसमें जोड़े गए। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह मूल अधिकार हो गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। हमने पहले ही बात कर लिया था, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 से यह केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। बाकी सारे अनुच्छेद जो हैं, सारे जो मौलिक अधिकार हैं, यह भारत के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, यह हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, माफ करेंगे 20 और 21। 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, वर्ष 1976 में। मैं जो शॉर्ट्स वीडियो करवाती हूँ उससे आप लोग देखा करिएगा, मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न उसमें मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है मूल अधिकार, जैसे कि 6 प्रकार का मूल अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था जिसे समाप्त कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और इसे डाल दिया गया है अनुच्छेद 300 के का में। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग की बात की जाए तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। मूल अधिकार की बात की जाए तो यह कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। DPSP को भारत में शामिल करने का क्या उद्देश्य है, तो यह हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यही DPSP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आचार संहिता। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। गौर करेंगे, समान नागरिक संहिता DPSP का भाग है, जबकि समान आचार संहिता DPSP का भाग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। वह मूल अधिकार की बात की जाए तो वह वाद योग था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 का क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। समान कार्य के समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है DPSP में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है, तो हो जाएगा KT शाह का। KT शाह। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दिए गए हैं। 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 में है। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 के क में है पुरुष या स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। किसमें है, अनुच्छेद 39 का ख में। 39 का घ में क्या है, तो पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में है। 39 अड़ा में क्या है, तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 में ही है काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 की बात करनी है। 43 का क, हाँ 43 के क में है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग। 43 का ख सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। 48 कृषि व पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए नेक्स्ट है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो हमारे संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में यह शामिल नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 10 मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य की टोटल संख्या है 11 मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे गौर करेंगे, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह लिया गया यूएसएसआर द्वारा, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। किस भाग में इसकी चर्चा किया गया? तो भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का क में स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह जो है 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो 8 मूल कर्तव्य। जोड़ा कितना गया? तो 10 मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 66वां संविधान संशोधन 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो रखा गया नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य, मॉरल ड्यूटी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। हाँ, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना आगे हमने पढ़ा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। फर्स्ट में है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2 में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3 में है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4 में है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 में है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7 में है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8 में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 9 में कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11 में है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 66वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के धारा
4 द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी धारा? धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो हो जाएगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती 1985 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पीआईएल, फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है? पी.एन. भगवती को। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की ओर। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में हैं। क्या क्या अर्हता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों के द्वारा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? मुख्यमंत्री अगर विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य अगर होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो यह हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं, या महाभियोग में भाग नहीं लेता है, निर्वाचन में लेकिन भाग लेता है। सांसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी ऑफ पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के अंदर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। और लिया गया कहाँ से? तो अमेरिका से। ऐसा पहले वाले वीडियो में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? पद से हटाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 160। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, इससे संबंधित जो एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो चलिए यहाँ पे रिकॉल कर भी लेते हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति का पद। 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति की पद की अवधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में
उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है संघ के कार्यपाल का शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ही संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाता है, घोषित किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वित्त आयोग व राज्यसभा के आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो यह होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? यह हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। यह दोनों के दोनों ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। संघ के मंत्री जो होते हैं यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यों के राज्यपाल यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद को धारण करते हैं। आगे है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक बार फिर से, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। लिस्ट है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वीवी गिरी का। इनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपिता को भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था?
तो यह हो जाएंगे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? यह हो जाएगा 15वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां हैं जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। आगे है द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने प्रथम महिला एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।